Hello and assalamu alaikum. This is me Shoaib and you're tuning into Shoaib's Vibe Station. आज की पॉडकास्ट में हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और एक बहुत ही कॉमन टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि है हेडेक्स, माइग्रेन, जिसे हम आम ज़बान में सर का दर्द भी कहते हैं। और यही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने के लिए हमने आज दावत दी है एक बहुत ही ख़ास मेहमान को, जो कि हैं एक न्यूरोलॉजिस्ट और वो एक डॉक्टर होने के साथ साथ एक कामयाब यूट्यूबर भी हैं। तो आइए चलिए मिलते हैं अपने गेस्ट डॉक्टर अली हसन से। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर अली, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, वेलकम टू द पॉडकास्ट। थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। सबसे पहले तो मैं आपकी जर्नी के बारे में जानना चाहता हूँ कि आप न्यूरोलॉजिस्ट हैं, एक तो MBBS का सफ़र रहा, फिर FCPS आपने करा, तो उसके बारे में थोड़ा सा कुछ बताइए। शोएब, मेरी MBBS जो है लियाकत यूनिवर्सिटी जामशोर से है और जो कि मैंने 1996 में किया था। उसके बाद मेरी ट्रेनिंग आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल से, जो कि मैंने 2001 में कंप्लीट की और 2002 में मैंने अपना FCPS किया। और सो इट्स अराउंड 23 इयर्स जो मैं फील्ड के अंदर हूँ और तकरीबन 10 साल मैंने अपना बाहर मिडल ईस्ट में गुजारा और रेगुलरली मैं पाकिस्तान में 2017 से हूँ। और करंटली मैं ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल क्लिफ्टन में एज अ कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट और क्लिनिकल न्यूरोफिजियोलॉजिस्ट के तौर पे काम कर रहा हूँ। अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो हेडेक या माइग्रेन है, तो आप सबसे पहले ये बताएं कि हेडेक और माइग्रेन ये दोनों हैं क्या, और दोनों में फ़र्क है या दोनों सिमिलर ही चीज़ें होती हैं? जिस तरह बुखार होता है और बुखार एक अलामत है और फिर उसको कहते हैं कि किस वजह से बुखार है, आया ये मलेरिया है या टाइफाइड है या कुछ और है। इसी तरह हेडेक एक अलामत है और वो अलामत किस वजह से है, तो उनमें से कई असबाब हो सकते हैं। उनमें से एक सबब माइग्रेन है। तो जब हम कहते हैं कि माइग्रेन, तो उसका मतलब ये होता है कि हम उस अलामत को इंटरप्रेट कर रहे हैं बेस्ड ऑन पेशेंट्स के जो सिम्टम्स हैं, उनकी अलामत हैं, उसके बुनियाद पर। तो माइग्रेन बेसिकली इज़ अ डायग्नोसिस दैट शोज़ अबाउट द व्हाट काइंड ऑफ द हेडेक पेशेंट हैज़। अच्छा, टाइप्स होती हैं हेडेक्स की, तो उसके बारे में अगर आप थोड़ा सा एलैबोरेट करना चाहें कि टेंशन हेडेक मैंने सुना है और भी बहुत सारी टाइप्स होती हैं, तो उसको अगर आप तो समराइज़ करके बताना चाहें तो। मैं समझता हूँ हेडेक में ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सवाल होता है कि जो कि मैं हमेशा मरीज़ को एक्सप्लेन करता हूँ। कुछ मरीज़ों के जो कि बहुत ज़्यादा जिनके अंदर क्यूरोसिटी होती है, तो मैं कहता हूँ कि हेडेक को जब भी समझा जाए, किसी भी शख्स को हेडेक हो, तो उसके दिमाग में दो खिड़कियाँ खुलनी चाहिए कि ये हेडेक प्राइमरी हेडेक है और यह हेडेक ये सेकेंडरी हेडेक है। प्राइमरी हेडेक का मतलब ये होता है कि वो हेडेक जिसका अंडरलाइन कोई कॉज नहीं होता, उसमें कोई इन्वेस्टिगेशन अगर कुछ भी करवाएं तो वो सारी की सारी नॉर्मल आती हैं, तो वो होता है प्राइमरी हेडेक। और दूसरा जो सेकेंडरी हेडेक का मतलब ये होता है कि उसका कोई ना कोई सबब हो, और जैसे कि ब्रेन के अंदर कोई ट्यूमर है, जैसा कि कोई ब्रेन में कोई इन्फेक्शन हो गया, जैसे गर्दन तोड़ बुखार, तो ये सेकेंडरी हेडेक्स में आते हैं। और भी बहुत सारे हैं। जबकि प्राइमरी हेडेक वो हैं जिनके अंडरलाइन कॉज या तो जेनेटिकली होते हैं या वैसे ही बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस और समथिंग एल्स। तो उसमें ये टेंशन टाइप हेडेक भी आता है, माइग्रेन आता है, क्लस्टर हेडेक्स आते हैं। आजकल तो हर दूसरा बंदा जो है वो सर के दर्द की शिकायत करता है और फिर वो ये खुद ही डायग्नोसिस कर लेता है कि भाई मुझे माइग्रेन है। तो क्या ये वाकई इतना कॉमन हो गया है या जो है वो डॉक्टर से तशख़ीस करवाना ज़रूरी है? देखिए, बीमारी कोई भी हो, कहा यह जाता है कि आप अपने डॉक्टर खुद ना बने। इवन ये बात डॉक्टर्स के लिए भी कही जाती है कि डोंट बी योर ओन डॉक्टर। और उसका रीज़न ये होता है कि जब हम खुद अगर डॉक्टर हैं, अपने आप को डायग्नोस करते हैं, मैं एज़ फार एज़ मैं अगर न्यूरोलॉजिस्ट हूँ तो मेरी डायग्नोसिस रिलायबल हो सकती है। लेकिन मैं अगर मेरी किसी और स्पेशलिटी से ताल्लुक़ है और अगर मुझे हेडेक हो रहा है, तो चाहे मेरी कुछ भी नॉलेज हो, बेहतर होगा कि हम न्यूरोलॉजिस्ट से रब्ता करके अपनी डायग्नोसिस को क्लियर करें। यस, इट्स ट्रू, मैं अमूमन कहता हूँ कि सर दर्द घर घर की बीमारी है, बट इट डजंट मीन कि हर शख्स को माइग्रेन ही होगा। और तो इसलिए डायग्नोस करना बहुत ज़रूरी है। और बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, माइग्रेन भी है, टेंशन टाइप भी हेडेक है और साइनस हेडेक भी होता है, जो कि बहुत कॉमन नहीं है। और लेकिन लोग अमूमन यही लिंक करते हैं कि हमें साइनस हेडेक हो रहा है। और एक और टर्म लोग यूज़ करते हैं, वो तो आम सा हेडेक है जिसको हम कहते हैं रेगुलर हेडेक। तो यस, आपकी बात का जवाब ये है कि हर हेडेक माइग्रेन नहीं होता और हर माइग्रेन जो है वो सिंपल हेडेक नहीं होता, हो सकता है वो कुछ और हो। अच्छा, तो आप लोग डायग्नोसिस कैसे करते हैं? एक नॉर्मल हेडेक है
और एक माइग्रेन है, उन दोनों का आप डायग्नोस कैसे करेंगे? मैं समझता हूँ ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि डायग्नोसिस बेसिकली इज़ अ की। तो हर बीमारी को, आप भी डॉक्टर हैं और आप समझते हैं इस चीज़ को कि हर बीमारी को डायग्नोसिस जो है उसकी अलामात की बेस पे किया जाता है। कभी हमें इन्वेस्टिगेट करने की ज़रूरत होती है, कभी सिर्फ क्लिनिकल जजमेंट की बेस पर हम डायग्नोसिस करते हैं। क्योंकि हम बात कर रहे हैं जनरली स्पीकिंग माइग्रेन की या टेंशन टाइप हेडेक की, ये है प्राइमरी हेडेक्स होते हैं, और प्राइमरी हेडेक का डायग्नोसिस बेसिकली अलामात की बेस पर होता है। और अगर वो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया मुकम्मल होता है तो फिर हम कहते हैं कि यस आपको माइग्रेन है और आपको जो है टेंशन टाइप हेडेक है। कॉमनली जो माइग्रेन होता है, अमूमन जब मरीज़ आते हैं तो हमारा सवाल उनसे 2-3 होते हैं। जैसे कि जो चीज़ कॉमन है माइग्रेन के लिए वो ये कि आपका सर का दर्द हर वक्त का है या आता जाता रहता है, क्या ये पूरे सर में है या आधे में। अमूमी तौर पर माइग्रेन के लिए हम कहते हैं दर्द शकीका या आधे सर का दर्द। और हमारे जो लोग हैं वो भी अवेयरनेस उनके अंदर आई है बिकॉज ऑफ एजुकेशन एंड द सोशल मीडिया। तो वो अमूमन जब हम कहते हैं कि आपको माइग्रेन है तो वो कहते हैं नहीं नहीं मुझे आधे सर का दर्द नहीं है। तो मैं कहता हूँ नहीं, यस ये मशहूर तो इसी नाम से है कि माइग्रेन आधे सर का दर्द है, लेकिन ये पूरे में भी हो सकता है। तो एक हेडेक आ रहा है जा रहा है, आधे सर में भी है या पूरे में है। लेकिन कुछ चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है जो हमें हेल्प करती हैं माइग्रेन में, कि आपको सर दर्द के साथ जब होता है तो आपको कोई नौजिया होती है, वॉमिटिंग होती है, लाइट आपको हर्ट करती है, साउंड्स आपको हर्ट करते हैं, या जो हेडेक जो क्लासिकली माइग्रेन होता है उसमें थ्रोबिंग नेचर होती है। मरीज़ कहते हैं डॉक्टर साहब ऐसा लगता है जैसे हमारे सर में धमक सी हो रही है, दिल धड़क रहा है। तो इस तरह हमें जब क्लू मिलते हैं और फिर हम एग्जामिनेशन करते हैं, बिल्कुल ठीक है। फिर माइग्रेन में इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जेनेटिकली 80% माइग्रेन जो है ना फैमिलीज़ में रन कर रहे होते हैं। तो इस तरह हम फिर माइग्रेन को डायग्नोस करते हैं। इसी तरह टेंशन टाइप हेडेक है, वो भी उसके भी अपने डायग्नोस्टिक क्राइटेरियाज हैं। क्योंकि एक चीज़ मैं वाजे करूं कि जो सेकेंडरी हेडेक्स होते हैं ना, जैसे मैंने कहा कि ब्रेन ट्यूमर है, ब्रेन के अंदर कोई ब्लीड हो गया, ब्रेन के अंदर कोई इन्फेक्शन है, वो अगर क्लिनिकल सस्पिशन आपकी बनती है तो यस यू हैव टू कंफर्म थ्रू द इन्वेस्टिगेशन। चाहे वो इन्वेस्टिगेशन ब्लड टेस्ट हो, ब्रेन इमेजिंग हो, सीटी एमआरआई, या फिर कमर से जो हम पानी निकालते हैं लंबर पंक्चर करते हैं। लेकिन अगर आपकी सस्पिशन प्राइमरी हेडेक की है तो उसके लिए आपको क्लिनिकली एग्जामिन करना पड़ेगा और हिस्ट्री लेनी पड़ेगी और उसके साथ नॉर्मल एग्जामिनेशन। अच्छा, इसकी वजूहात आप थोड़ा सा और एलैबोरेट करें कि क्या क्या वजूहात हो सकती हैं? एक तो आपने स्ट्रेस बता दिया, अगर किसी को न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है तो क्या ये हो सकता है, या फिर कुछ और, मतलब जैसे कि या तो आपने एक फैमिली का भी बता दिया, या फिर कोई पढ़ रहा है ज़्यादा, तो इसका आप थोड़ा सा और बताएं। अच्छा देखिए, जब हम वजूहात की बात करते हैं ना तो हमें ये चीज़ सेपरेट करनी होगी कि उसका अंडरलाइंग रीज़न क्या है जिसकी वजह से किसी भी शख्स को कोई बीमारी होती है, और पैरेलल उसको उस बीमारी को या उसकी अलामात को ट्रिगर कौन कर रहा है। तो ये जो स्ट्रेस है, वो चाहे स्ट्रेस आपका मेंटल स्ट्रेस है, फिज़िकल स्ट्रेस है, या आपके पास ओवरबर्डन है, बहुत ज़्यादा लाइट है सराउंडिंग में, साउंड्स हो रहे हैं, आपकी लैक ऑफ स्लीप है, या कुछ फूड ऐसे होते हैं जिसे माइग्रेन ट्रिगर करता है। तो ये सारे के सारे अंडरलाइंग रीजंस नहीं, ये ट्रिगर्स हैं। माइग्रेन जो है वो 80% केसेस में ये जेनेटिक होता है, और इसीलिए ये फैमिलीज़ में रन करता है। इसमें मैं आपको मज़े की बात बताऊं, जब हम कहते हैं फैमिली में रन करता है तो लोग इस बात को मानते नहीं, नहीं हमारी फैमिली में किसी को नहीं है। मैं उनको कहता हूं कि ऐसा नहीं है, क्योंकि अब फैमिलीज़ फैल गई हैं और कई लोग जो हैं दूसरे शहरों में, दूसरे मुल्कों में रहते हैं, हमें नहीं पता उनको माइग्रेन है कि नहीं है। तो स्टैटिस्टिकली तो ये 80% बताते हैं, लेकिन मेरा ये ख्याल है, मैं क्लिनिकल साइड पे देखता हूँ तो 90-95% लोग जो हैं जब हम हिस्ट्री लेते हैं तो लगता है कि उनको माइग्रेन जो है पॉजिटिव है। तो माइग्रेन का जो है अंडरलाइंग रीज़न वो जेनेटिक है, और बाकी जितनी भी हमने बात की वो सारे के सारे इसके ट्रिगर फैक्टर्स हैं। ट्रैवल बड़ा इंपॉर्टेंट ट्रिगर फैक्टर है। बहुत सारे लोग जब ट्रैवल करते हैं उसके बाद दे स्टार्ट माइग्रेन हेडेक। इसी तरह फीमेल्स के अंदर जो साइकिल्स होती हैं, रेगुलर मंथली साइकिल्स, वो भी इनको ट्रिगर्स करती हैं, स्पेशली वह 1-2 दिन स्टार्ट होने से पहले और 2-3 दिन बाद। तो ये ट्रिगर्स हैं, और इसीलिए जब हम बात करेंगे ट्रीटमेंट की तो उसमें ट्रिगर मैनेजमेंट जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, अदर देन द मेडिकेशंस दैट वी ऑफर। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज की वजह से भी होता है?
देखिए, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी एज सच नहीं है। मे बी किसी शख्स को, से फॉर एग्जांपल आपने विटामिन डी करवाया, वो लो है, अब आप कहें नहीं विटामिन डी की वजह से माइग्रेन है, ऐसी कोई चीज़ इस्टेब्लिश नहीं है। और विटामिन डी तो फॉर सम रीज़न आप जिसका भी करवाएं, इवन अगर कि मेरे पास कुछ ऐसे मजदूर भी आए जो कि उनका काम ही धूप में है, और लेकिन जब हम उनका विटामिन डी करवाते बिकॉज दे केम फॉर द टू मच पेन विद इन द मसल, तो वो करवाया तो वो भी उनका लो था। सो ज़रूरी नहीं है कि कोई स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है कि ये न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो तो माइग्रेन हो सकता है या टेंशन टाइप हो सकता है। B12 तो डायरेक्ट ही नर्व पे अटैक करता है, तो उसकी वजह से होता है नहीं होता? देखिए, जब हम न्यूट्रिशनल की बात करते हैं ना, विटामिन B12 है, विटामिन डी है, बाकी भी और विटामिन है, ये जब हम B12 डी की बात करते हैं तो बेसिकली ये वो हैं जो कि मेजरेबल है। हो सकता है कि कुछ ऐसे भी हों जो कि मेजर नहीं कर पाते हों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि माइग्रेन में कुछ डाइट ऐसी होती हैं जो लेने से वो माइग्रेन ट्रिगर कर जाता हो। तो ये कहा तो जाता है कि B12 डेफिशिएंसी है तो उसकी वजह से माइग्रेन ट्रिगर हो सकता है, लेकिन हम कभी भी माइग्रेन वाले पेशेंट्स में ये नहीं कहते कि आप विटामिन B12 करवा के आएँ या विटामिन डी करवा के आएँ। सो इट्स नॉट द इस्टेब्लिश्ड, यस मे बी केस रिपोर्ट्स वगैरह हो या ऐसी कोई चीज़ हो, लेकिन स्ट्रेट फॉरवर्ड अगर हम ब्लैक एंड वाइट करके देखें तो इट्स नॉट। अच्छा, मैंने जो है वो पोस्ट करा था कि सोशल मीडिया पे कि आप जो है वो हमारे गेस्ट बनेंगे, तो मेरे पास एक सवाल आया और वो जर्नल सर्जरी की जो है वो रेजिडेंट हैं डॉक्टर, तो उन्होंने ये कहा कि भाई अगर हम जो डॉक्टर्स हैं वो 24-24 घंटे या उससे भी ज़्यादा घंटे जो है कॉल्स करते हैं, हमारे भी सर में दर्द होता है तो मतलब इसकी वजह से भी हमें इतने सर में दर्द होते हैं, तो फिर हम डॉक्टर्स क्या करें? देखिए, बात सिर्फ डॉक्टर्स की नहीं है, वी नो कि डॉक्टर्स बहुत बिजी हैं, लेकिन अब तो हम अगर देखें जब से ऑनलाइन काम शुरू हुआ है तो बहुत सारे लोग जो हैं कुछ ज़्यादा ही बिजी हैं, रातों को जाग रहे होते हैं और इसके अलावा कुछ लोग डबल ड्यूटीज़ कर रहे होते हैं। तो इसको बजाय ये कहने के कि डॉक्टर्स जो हैं बिजी हैं, हम इसको एक जनरल शेप में लेते हैं कि वो शख्स जो बहुत ज़्यादा बिजी है और चाहे वो काम के सिलसिले में हो, किसी भी तरह का नौयत हो, तो अगर उसको हेडेक होता है तो फिर क्या करें? देखिए, सबसे पहले जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, मैंने आपको कहा कि डायग्नोज करवाएं कि आपको है क्या। अगर आपकी डायग्नोसिस बनती है कि माइग्रेन है, तो फिर माइग्रेन को मैंने आपको बताया कि ट्रीट करने के दो तरीके हैं। एक कि आपको ट्रिगर मैनेजमेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ओवर स्ट्रेस, ओवर बर्डन, ये सारे ट्रिगर्स हैं, तो डॉक्टर्स के पास या कि जो शख्स डबल ड्यूटीज़ कर रहा है या प्रोलॉन्ग आवर्स की ड्यूटी कर रहा है, उसका तो कोई हल नहीं है। ज़ाहिर है, या तो आप घर में बैठ जाएं, ठीक है, नॉट पॉसिबल। तो उसके लिए फिर ये होता है कि हमने ट्रिगर को मैनेज करना है। तो ट्रिगर मैनेज करने के कई तरीके हैं। दूसरी बात यह है कि जो दवाई का मामला है, तो दवाई में क्या करने, दवाई जब भी हम माइग्रेन की अगर हम बात करें तो दो तरह की दवाइयाँ दी जाती हैं। एक को हम कहते हैं हस्बे ज़रूरत, दर्द हुआ आपने खाई दवाई, नहीं हुआ तो नहीं खाई। और जो डॉक्टर्स ड्यूटीज़ करते हैं, ऑन कॉल्स होते हैं, किसी की 3rd डे ऑन कॉल होती है, किसी की 4th डे, अगर वो समझते हैं कि उनका डायग्नोसिस माइग्रेन है और उनको रेगुलर बेसिस पे हेडेक इस तरह हो रहे हैं और वेरी फ्रीक्वेंट, अगर एवरी 4th कॉल पे हेडेक हो रहा है, तो बेहतर होगा कि अगर ज़्यादा नहीं है तो सिंपल कॉल शुरू होने से या शाम के टाइम पर कोई भी पेन किलर मेडिकेशन ले लें। अदरवाइज़ दूसरा ये है कि आपको प्रोफाइलेक्टिक ट्रीटमेंट लेनी पड़ेगी, जिसकी एक लिस्ट है, आगे चल के हम उसको डिस्कस कर सकते हैं। नहीं, उनका जो वो था ना मेन, वो ये था कि नींद पूरी नहीं होती, तो जब नींद पूरी नहीं होती तो हम क्या करें? जो सर में दर्द ना हो, नींद पूरी नहीं हो रही, तो या तो डॉक्टर्स को जो है वो ड्यूटी आवर्स कम करने चाहिए, या तो जो है वो सर का दर्द लेके बैठे ना डॉक्टर्स, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर डॉक्टर सही नहीं होगा तो फिर वो मरीज़ को कैसे सही कर सकेगा? उनका ये सवाल था। देखिए, आप भी डॉक्टर हैं, मैं भी डॉक्टर हूँ। मैंने जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम किया था वहाँ वेरी बिजी, जब जिन दिनों मैंने काम किया था, अपनी रेजिडेंसी की थी, तो वहाँ सिर्फ एक ही प्रोग्राम छोटा था, हम 4 लोग होते थे। मुझे खुद माइग्रेन है, एक बंदा पूरे हॉस्पिटल को कवर करता था। और यस, बिल्कुल प्रैक्टिकली मुझे भी जिस दिन ये मसाइल होते तो प्रॉब्लम, उसको फिर हम मैनेज कैसे करते थे? फिर उसको हम मैनेज ये करते थे कि घर आने के बाद फिर कोई एक्टिविटी नहीं रखते थे। जो पहली चीज़ होती थी वो ये होता है, घर जाके आपने कम से कम 6 से 8 घंटे अपनी नींद अनइंटरप्टेड पूरी करनी है। उस वक्त बड़ा पॉसिबल था हमारे पास, क्योंकि कोई सोशल मीडिया नहीं था, मोबाइल्स नहीं थे। अब हमारी मसरूफियत इतनी बढ़ गई हैं तो हम उसको अलग से टाइम देते हैं। तो मैं ये सजेस्ट करूँगा, जिन लोगों का ट्रिगर लैक ऑफ स्लीप है बिकॉज ऑफ द कॉल,
देखिए, आप डॉक्टर हैं, ये दैट विल बी द योर पार्ट ऑफ योर लाइफ। तो आपको मैनेज इस तरह करना होगा कि नेक्स्ट डे जब आप घर आते हैं, साहब पहला आपका नंबर 1 काम यही होना है कि खाना खाया और दरवाज़ा बंद करें, अच्छी सी भरपूर नींद लें, एंड दैट्स ऑल। लोग जो है वो पाकिस्तान में तो चाय के बहुत ज़्यादा शौकीन हैं। कॉफ़ी तो वैसे बहुत कम पीते हैं, लेकिन चाय तो हर वक्त पीते हैं। तो अगर वो चाय छोड़ते हैं या नहीं पीते रूटीन के हिसाब से, तो वो कहते हैं हमारे सर में दर्द शुरू हो गया। तो क्या चाय ट्रिगर फैक्टर है, या फिर जो है वो चाय एक दवा है, क्या है ये आप बताएं। देखिए, चाय को हम दो तरीके से देखेंगे। चाय बेसिकली डबल एज सॉर्ड है कि इससे फ़ायदा भी होता है हेडेक के अंदर, इससे नुकसान भी होता है। वो लोग जो बहुत ज़्यादा चाय पीते हैं, अगर वो अपना कभी चाय मिस कर दें तो इमीडिएटली तो नहीं, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है कि चाय नहीं पी और हेडेक शुरू हो जाता है। हमारे पास बहुत सारे ऐसे पेशेंट आते हैं, वो कहते हैं डॉक्टर साहब मैं सिर्फ सोचता हूँ कि हेडेक हो रहा होता है, एंड दैट्स प्रैक्टिकल। और तो वो लोग जो कि क्रॉनिकली चाय के एडिक्ट हैं, जब वो चाय को छोड़ते हैं तो एज अ विड्रॉल के तौर पर जो है ना उनको हेडेक हो सकता है। और जिन लोगों को माइग्रेन है उनको चाय पीने से फ़ायदा होता है। कि रीज़न क्या है? रीज़न इसके 2-3 हैं। मैं सिर्फ मुख्तसर एक चीज़ बताऊंगा कि माइग्रेन का जो मैकेनिज़्म है ना, उसमें इसको हम कहते हैं वेस्कुलर हेडेक। जो वेसल्स हैं ब्रेन की, वो डायलेट होती हैं, तो इसीलिए कहते हैं थ्रोबिंग हेडेक है कि दिल धड़क रहा है, ऐसा लगता है कि दिमाग में दिल आ गया। तो वो वेसल्स डायलेट होती हैं, उसके डायलेट होने से प्रेशर डेवलप होता है, इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ता है और माइग्रेन होना शुरू हो जाता है। एक मैकेनिज्म है हेडेक का। तो उसमें फिर ये होता है कि जब हम चाय पीते हैं या कॉफ़ी पीते हैं, उसमें कैफीन है। कैफीन जो है वो वेजो कंस्ट्रिक्टर है, तो वो उसके अपोज काम करता है। तो इस तरह सब नहीं, लेकिन कई लोग कहते हैं कि अगर हम चाय पी लें, कॉफ़ी पी लें तो हमें रिलीफ मिलता है। तो दैट्स बेसिकली बिकॉज ऑफ कैफीन्स इफेक्ट ऑफ वेजो कंस्ट्रिक्शन, जो कि रिवर्स हो जाता है जो माइग्रेन के अंदर डायलिटेशन होती है। अच्छा, ट्रीटमेंट की तरफ आ जाते हैं। जैसे लोग तो जो है वो अपनी जो है वो मर्ज़ी से दवा ले लेते हैं, पैनाडोल खा ली, ब्रोफिन खा ली, लेकिन क्या ये सही तरीका है? असल ट्रीटमेंट क्या है? देखिए, इंटरनेशनली ये बात एक्सेप्ट की जाती है कि लोगों के कुछ इश्यूज़ ऐसे होते हैं, कुछ हेल्थ कंडीशन ऐसी होती हैं जिसको वो सेल्फ मैनेज कर सकता है। इसीलिए जिसको हम कहते हैं ना ओवर द काउंटर मेडिकेशंस। तो इसीलिए आप किसी भी बड़े मुल्क चले जाएं, कहीं पर ही, चाहे वो मिडिल ईस्ट हो जहाँ के रूल्स रेगुलेशन है, या यूरोप अमेरिका में, वहाँ मेडिकल स्टोर पे ओवर द काउंटर मेडिकेशन मिल जाती हैं आपको। तो उनमें ज़्यादातर अगर हम बात करें तो पेन किलर्स हैं। तो पेन किलर्स में भी 2 कैटेगरीज़ हैं। एक तो वो है जो कि सिंपल पेन किलर, जिसको हमने पैनाडोल कह दिया, और पैरासीटामोल, डिस्प्रीन भी इसमें आती है, ऑल्दो थोड़ी सी ये ट्रिकी दवाई है, लेनी नहीं चाहिए बगैर मशवरे के। दूसरी ये ब्रोफिन कैटेगरी है, पॉन्स्टान है, डेक्लोफेनिक सोडियम कैटेगरीज आती हैं, और ये ओवर द काउंटर आपको मिल जाती हैं। और अब सवाल ये कि क्या किसी को सर में दर्द हो तो ये दवाइयाँ लेनी चाहिए? मैं समझता हूँ, और मेरी लोगों को, पेशेंट्स को यही इंस्ट्रक्शंस होती हैं कि पैनाडोल की हद तक तो आप ले सकते हैं। अगर आप ज़्यादा अवेयर हैं तो कभी कभी ये एनसेड कैटेगरी जो डिक्लोफेनिक सोडियम है या ब्रूफिन, ये भी ले सकते हैं, लेकिन कभी कभी। क्यों? क्योंकि ये दवाइयाँ जो है ना सिर्फ मैदे को डिस्टर्ब करती हैं, लेकिन गुर्दे के लिए भी नुकसानदेह हैं। तो ओवर द काउंटर अगर यूज़ करते हैं हस्ब ज़रूरत, तो आप पैनाडोल आप ले लें, कोई मसला नहीं है। वो रिलीफ देगा आपको। चाय से रिलीफ मिला तो चाय कर लें। लेकिन अगर आपका जो हेडेक के डायग्नोज हो गया, ये माइग्रेन है, तो फिर जो आपका डॉक्टर है वो आपको सेकेंडरी प्रिवेंशन दे सकता है। सेकेंडरी प्रिवेंशन को मैं लोगों को कहता हूँ ये कोर्स की दवाई है, चाहे सर में दर्द हो या ना हो, आपने लेनी है। और हर मरीज़ को कोर्स की ज़रूरत नहीं होती। अमूमन ये होता है कि अगर 1 महीने में आपको 4 या 4 से ज़्यादा मरतबा हेडेक हो, उसको एवरेज ही अगर हम ले तो हफ्ते में कम से कम 1 हेडेक हो, तो उसमें आपको कोर्स की दवाई दी जाती है। उसमें एक लिस्ट है दवाओं की, और मरीज़ की मेडिकल कंडीशंस के हिसाब से हम देते हैं जो। और मैंने इसमें ये देखा है कि इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप सिलेक्ट क्या करते हैं, लेकिन डॉक्टर की अमूमन अपनी पर्सनल चॉइसेस भी होती हैं। जैसे कि मेरी जो चॉइस है, अगर मरीज़ को एज़मा, जिसको हम एस्थमा भी कहते हैं, दमे की बीमारी अगर नहीं है और उसका ब्लड प्रेशर विद इन नॉर्मल रेंज है, तो मैं उनको कहता हूँ कि आपको इंड्रॉल लेनी चाहिए। तो मैं इंड्रॉल के लिए मैं कह दूं कि उसकी इफेक्टिव डोज देना बड़ा ज़रूरी है। मैंने कई पेशेंट्स देखे जो इंड्रॉल लेते हुए मेरे पास आते हैं, लेकिन उनकी जो डोज है ना वो सब ऑप्टिमल होती है, डॉक्टर साहब फ़ायदा ही नहीं हुआ। तो उसका रीज़न ये था। फिर इसमें इंड्रॉल भी आती है, इसके अंदर कुछ एंटी डिप्रेसेंट हैं,
इसमें जो है जो है कुछ मिर्गी की दवाइयाँ जो यूज़ करते हैं, जैसे टोपिरामेड ग्रुप में वो आती हैं, सिबिलियम या मिग्रेन के नाम से ना एक दवाई भी आती है। तो मल्टीपल मेडिकेशंस हैं जो कि हम यूज़ कर सकते हैं एज अ प्रोफाइलैक्टिक, और लेकिन सिर्फ उन्हीं को जिनको नीड होगी और उनका डायग्नोसिस माइग्रेन होगा। कभी कभी जो टेंशन टाइप हेडेक है वो भी मैच कर रहा होता है माइग्रेन से, लेकिन डेफिनेटली वो तो डॉक्टर आपका डिसाइड करेगा कि क्या है। डिस्प्रीन की जैसे आपने बात करी कि बड़ी ट्रिकी सी दवा है, उसको जो है वो बड़ी एहतियात से लेना चाहिए। तो मैंने तो देखा है एक शख्स थे कि उन्होंने जो है वो, उनको सर में दर्द होता था तो वो रात में आके रोज़ जो है वो 2 गोलियां ले लेते थे और उनका सर का दर्द सही हो जाता था, और वो उनकी डेली रूटीन ही ऐसी थी। तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं डिस्प्रीन के, और मतलब आपने ये ट्रिकी कहा है तो क्या वजूहात हैं, नॉर्मली बंदा क्यों नहीं ले सकता पैनाडोल की तरह? देखिए, पहली बात तो ये कि जो डिस्प्रीन है ना, वो जो कैटेगरी है उसको हम कहते हैं एनसेड कैटेगरी। एनसेड कैटेगरी की दवाइयाँ ना सिर्फ मैदे को डिस्टर्ब करती हैं लेकिन गुर्दे को भी नुकसान करती हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि एनसेड को लेने में जो है एहतियात करनी चाहिए। दूसरी ये है कि हमारा जो एरा था और उसमें सिर्फ उन दिनों पीटी भी होता था। मैं जब छोटा था मुझे अच्छी तरह याद है कि उसमें डिस्प्रीन का ऐड आता था कि 2 गोली तलवार के निशान वाली। अभी भी वो 2 गोली तलवार के निशान वाली बहुत अवेलेबल है, और तो उसमें हम देखते थे पानी के अंदर वो 2 गोलियां डाली और वो मिला के उसको जो पी लिया। बड़ा ब्यूटीफुल वो ऐड होता था, और इसमें कोई डाउट नहीं है कि विद इन 15 to 20 मिनट्स जो है पेशेंट्स का हेडेक सेटल हो जाता। अब जो मैं कहता हूँ ना ट्रिकी का मतलब ये होता है कि आपको इमीडिएट रिलीफ मिल गया, आप तो बहुत खुश हो गए, लेकिन उसके बैक में 2-3 चीज़ें आ गई। एक तो मैदे को डिस्टर्ब करेगी क्योंकि वो अनकोटेड है, वो मैदे में खुलती है, वो प्रॉब्लम करेगी, और अगर बहुत ज़्यादा लेंगे तो गुर्दे फेल हो सकते हैं। तो मरीज जो है ना वो फ़ायदों को देख रहा होता है जो कि इमीडिएटली उसको मिलता है, लेकिन उसके बैक पे अगर उसका बहुत कसरत से इस्तेमाल होता है, जैसे आपने कहा कि जिनकी आपकी एग्जाम्पल दी वो अक्सर लेते थे, तो अक्सर लेना फिर एक और किस्म का हेडेक होता है वो क्रिएट करता है। उसको हम कहते हैं एनसेड इंड्यूस्ड हेडेक, क्योंकि एनसेड माने ये कैटेगरी। तो वो लोग जो कि डिस्प्रीन उस कैटेगरी की दवाइयाँ लेते हैं, मुस्तकिल लेते हैं, बहुत ज़्यादा लेते हैं, रेगुलर बेसिस पे लेते हैं, उनके अंदर बहुत ज़्यादा चांस है कि उनको एनसेड इंड्यूस हेडेक हो सकता है। अब क्या होगा? अब ये होगा कि वो डेली खा रहे हैं डिस्प्रीन और उनको हेडेक आर्जी तौर पर सेटल हुआ, फिर दोबारा हो गया, फिर आर्जी तौर पर सेटल हुआ दोबारा। तो वो जो दोबारा हेडेक हो रहा है ना, बेसिकली वो मैं समझता हूँ कि डेवलप हो गया उनको एनसेड इंड्यूस हेडेक। वो उस दवाई की वजह से उनको जो ना हेडेक हो रहा है, और उसका इलाज यही होता है कि आपके पास जब मरीज आए और आप उसको डायग्नोज करें कि एनसेड इंड्यूस हेडेक है, तो हम बंद कर पाबंदी लगा देते हैं कि ये हेडेक, ये दवाई तो लेनी नहीं है एनसेड कैटेगरी की, जिसमें ब्रूफिन है, पोन्स्टान है, वॉरिन, डिक्लोफेनिक, सिनफ्लैक्स है, एक लंबी लिस्ट है इंक्लूडिंग डिस्प्रीन। डिस्प्रीन क्या ब्लड प्रेशर के ऊपर भी अफेक्ट करता है? कि मैंने सुना है कि खून पतला कर देता है तो उसकी वजह से स्ट्रोक भी हो सकता है या कुछ और मसाइल भी हो सकते हैं। डिस्प्रीन जो है ना वो जिस तरह हर दवाई जो है ना किसी एक पर्पज़ के लिए इस्तेमाल नहीं की जाती। प्राइमरीली डिस्प्रीन बेसिकली ब्लड को थिन करने के लिए बनी थी, क्योंकि हमारे पास ब्लड के अंदर जो सेल होते हैं जिसको हम प्लेटलेट्स कहते हैं, डिस्प्रीन का उनके ऊपर इफेक्ट है। तो डिस्प्रीन उनकी फंक्शनैलिटी को कम करती है, जिसकी वजह से उनका फंक्शन कम होता है। तादाद पे फ़र्क नहीं पड़ता, तो ब्लड एक तरह से आसान ज़बान में कहें तो थिन हो जाता है। तो वो लोग जिनको फॉलेज का मसला हो, स्ट्रोक, या उनको हार्ट का प्रॉब्लम हो, तो क्योंकि दोनों बीमारियां जो खून के गाढ़ा होने की वजह से होती हैं, ये रीजंस होते हैं, तो उनमें डिस्प्रीन दी जाती है। इस एरा में डिस्प्रीन तो पुराने ज़माने में लेते थे, लेकिन अब हमारे पास कोटेड दवाइयाँ आ गई हैं। मोस्ट कॉमनली जो एस्कार्ड के नाम से आपने सुनी होंगी, अब वो आ गई हैं। डिस्प्रीन आती है 300 मिलीग्राम के अंदर, और एस्कार्ड आती है 75 में, 81 में। तो रिसर्च ने ये भी बताया कि हर शख्स को 300 मिलीग्राम देने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप उसको लो डोज भी दें, जैसे 75 या 81 है, वो भी इक्वली इफेक्टिव है जितनी कि 300 से। तो जो 300 का जो साइड इफेक्ट होता है वो मिनिमाइज हो जाता है, जो कि जीआई और बाकी चीज़ों में है। एंटी डिप्रेसेंट की आपने बात करी, सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स वगैरह होते हैं, तो एंटी डिप्रेसेंट का क्या लिंक है सर के दर्द से? वेरी गुड। देखिए, ये ब्रेन के अंदर माइग्रेन की जब हम बात करते हैं ना, ये बहुत कॉम्प्लेक्स मैकेनिज़्म है। इसमें बहुत सारे जो मैकेनिज़म्स और इलेक्ट्रोलाइट्स, न्यूरल एक्साइटेबिलिटी इन्वॉल्व होती है, और सेरोटोनिन की इन्वॉल्वमेंट होती है। ये सारे बहुत सारे जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं।
तो इसमें सिर्फ एंटी डिप्रेसेंट नहीं यूज़ होते हैं, वो दवाइयाँ जो हम मिर्गी में इस्तेमाल करते हैं वो भी माइग्रेन में दी जाती हैं। जैसे मैंने आपको टोपिरेमेट का नाम लिया, तो और वेलप्रोइक एसिड जो कि एपीवॉल के नाम से आती है। इसी तरह एंटी डिप्रेसेंट कैटेगरी तो एंटी डिप्रेसेंट की है, लेकिन वो क्योंकि माइग्रेन के अंदर भी फ़ायदा देती है तो इसलिए हम देते हैं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ये सारी दवाइयाँ ब्रेन के अंदर डिफरेंट मैकेनिज्म के थ्रू अपना अपना काम कर रही हैं। अगर आपको डिप्रेशन है तो डिप्रेशन सेटल होगा, अगर आपको मिर्गी की बीमारी है और उसके साथ माइग्रेन भी है, मैंने आपको बताया कि चॉइस ऑफ मेडिकेशन ऐसे होती है, किसी को मिर्गी है माइग्रेन है हम ऐसी दवाई सेलेक्ट करते हैं दोनों को कवर करे, किसी को डिप्रेशन है और माइग्रेन है तो हम ऐसी दवाई सेलेक्ट करते हैं जो दोनों कवर करे। वैसे भी माइग्रेन वाले पेशेंट के साथ स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन होती है कि उनको डिप्रेशन होता है। अच्छा, अब मोबाइल का दौर है, हर कोई जो है वो स्क्रॉल करता रहता है सोशल मीडिया पे, फिज़िकल एक्टिविटी बिल्कुल ही ख़त्म हो गई है, घर पे बैठे रहते हैं लोग। तो क्या इससे हेडेक का कोई लिंक है कि इससे भी बढ़ता हो? मैंने सुना है ब्लू लाइट होती है वो आंखों में जाती है, वो ब्रेन पे अफेक्ट करती है, उससे स्लीप भी जो है वो अफेक्ट होती है। तो ये इसके बारे में कुछ बताएं थोड़ा सा। देखिए, स्क्रीन टाइम चाहे वो बिकॉज ऑफ द मोबाइल हो या टेलीविज़न हो या लैपटॉप हो, इसका डायरेक्ट माइग्रेन को से तो कोई लिंक नहीं है, लेकिन मैंने आपको कहा ना माइग्रेन में कुछ चीज़ें वो ट्रिगर का काम करती हैं। तो स्क्रीन टाइम जब प्रोलॉन्ग होता है तो उसका हमारे जो आई के मसल्स हैं ना उस पर स्ट्रेन बढ़ता है, तो ये बढ़ता हुआ स्ट्रेन जो है ना वो माइग्रेन को ट्रिगर कर सकता है। सबको नहीं करता, मैंने कहा हर शख्स का अपना अपना ट्रिगर होता है। तो अगर आपको माइग्रेन है, आपको स्क्रीन टाइम ज़्यादा करने से ट्रिगर हो जाए तो ज़रूरी नहीं कि दूसरे को भी हो, तो पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है। इसमें मैं अमूमन अगर कोई पेशेंट हमें कहता है कि डॉक्टर साहब मैं थोड़ा सा ज़्यादा मोबाइल यूज़ करूं तो हमें जो है ना दर्द होना शुरू हो जाता है, फिर चाहे वो मोबाइल हो या लैपटॉप कंप्यूटर हो। ज़रा मोबाइल तो अब आप पर्सनल चीज़ों के लिए यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अब अगर आपका जॉब ही ऐसी है तो उस पर मैं अमूमन पेशेंट्स को 20-20-20 रूल बताता हूँ। 20-20-20 रूल्स ये होता है कि आप 20 मिनट्स के लिए यूज़ करें, उसके बाद 20 मिनट्स के लिए दूर कहीं देखें, कोई 20 मीटर के फासले पे कोई चीज़ हो, और 20 सेकंड तक देखें। तो उससे ये होता है कि जब करीब की चीज़ से आपने हटा के 20 मीटर दूर वाली चीज़ को देखा तो वो मसल जो करीब वाले हैं वो रिलैक्स होना शुरू हो जाते हैं, दूर वाले एक्टिवेट होते हैं, उनको थोड़ा सा टाइम मिल जाता है, और 20 सेकंड्स के लिए आपने दे, उसके बाद फिर आप आ जाएं। इट्स वेरी सिंपल रेमेडी, कोई भी शख्स जो है इसको अडॉप्ट करके अपने स्क्रीन टाइम वाली चीज़ को ईजिली मैनेज कर सकता है। अच्छा, हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी होता है, जैसे फीमेल्स में जो है वो साइकिल्स वगैरह होती हैं तो उसकी वजह से होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर हम मर्दों के मुकाबले में औरतों को देखें, फीमेल्स को, तो माइग्रेन फीमेल्स में 3 टाइम्स कॉमन है। और अगर हम सारे हेडेक्स के हवाले से बात करें तो परसेंटेज को अगर हम बात करें तो 100 में से 18 फीमेल होती हैं हेडेक वाली, और उसके मुकाबले में 5 लोगों को माइग्रेन हेडेक होता है। तो 18 और 5 का रेशियो जो कि 3 टाइम्स के करीब बन जाता है। यस, फीमेल के अंदर कॉमन होने का रीज़न ही जो है वो हार्मोनल चेंजेस हैं। इसीलिए कई फीमेल्स आती हैं जिन वो कहती हैं कि हमें माइग्रेन तो होता है बिकॉज उनके डिफरेंट ट्रिगर्स होते हैं, लेकिन एक ट्रिगर कॉमनली हम देखते हैं जो कि फ़ीमेल पेशेंट डिस्क्राइब करती हैं कि जब हमारी साइकिल शुरू होने वाली होती है तो उस वक्त जो है ना हमें हेडेक का अटैक होता है, और उसका रीज़न वही हार्मोन होता है। मेन हार्मोन ईस्ट्रोजन है। ईस्ट्रोजन क्योंकि जब साइकिल शुरू होने वाली होती है तो वो उस वक्त डेफिशिएंट हो जाता है, बिल्कुल कम होता है। तो उसकी कमी की वजह से अगेन मैकेनिज़्म ब्रेन का वही है कि उन्हीं वेस्कुलेचर सिस्टम जो उसके ऊपर उसके काम होता है तो उसकी वजह से ट्रिगर करता है। और उसमें फिर हम क्या करते हैं, एक माइग्रेन की किस्म है जिसको हम कहते हैं कैटामीनियल माइग्रेन। कैटामीनियल माइग्रेन वो है जो कि प्योरली मेंस्ट्रुअल साइकिल से लिंक्ड है। उसको फीमेल कहते हैं नहीं पूरे महीने में हमें कोई हेडेक नहीं होता, स्पेसिफिकली जो है ना उन टाइम्स में होता है। तो हम उनको फिर एक शॉर्ट जो है पीरियड का रेमेडी बता देते हैं। हम कहते हैं कि क्योंकि ये टाइम पीरियड जो होता है ये तकरीबन 5 से 6 दिन का होता है, तो हम कहते हैं अगर आपकी साइकिल्स रेगुलर हैं, क्योंकि ये वही कर सकता है जो रेगुलर साइकिल वाला हो, तो उससे जो है ना 2 या 3 दिन पहले आप पैनाडोल, अगर उसको फ़ायदा होता है तो आप सुबह शाम 2 गोली चाहे दर्द हो या नो आप ले लें। और इस पैनाडोल को तकरीबन 3 दिन बाद साइकिल जब शुरू हो जाए, तो मानिए ये 5 दिन या 6 दिन का एक रेमेडी होती है। ये साइकिल से 2 दिन पहले और साइकिल से 3 दिन बाद जो है ना आप पैनाडोल 2 गोली सुबह 2 गोली शाम, परहैप्स पैनाडोल से फ़ायदा हो रहा है, ये लें। इससे इनकी जो है कैटामीनियल माइग्रेन जो है वो बेहतर हो जाता है। अच्छा, ट्रीटमेंट जैसे आपने बताया भी है,
तो उसके बारे में मैं और जानना चाहूँगा कि ट्रीटमेंट जो है वो ओवर द काउंटर मेडिकेशंस ही सिर्फ हैं या फिर जो है वो एक परमानेंट भी सोल्यूशन है या नहीं है? देखिए, पहली बात तो ये कि जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं उनका कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं होता। हम जब पेशेंट्स को ट्रीटमेंट ऑफ़र करते हैं, एक तो वो कैटेगरी है जो कि कभी कभी सर में दर्द हुआ, उनको कहते हैं कभी कभी सर में दर्द है तो आप हस्बे ज़रूरत पैनाडोल या जो हमने दवाइयाँ पेन किलर्स बताई थी वो आप ले लें, वो काम उनका चल जाता है। और उसके साथ हम उनको एक कहते हैं कि फ़िज़िकल एक्टिविटी रखें। हमारे पास अब सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है, हम लोग इतने बिजी हो गए हैं कि हम अपनी जो ज़रूरी चीज़ें हैं अपने लिए वो हमने छोड़ दी हैं। तो अगर और कुछ नहीं तो अगर सुबह की या शाम की एक 20 मिनट्स की ब्रिस्क वॉक भी अगर कर लें तो इससे बेहतर और कोई फ़िज़िकल एक्टिविटी नहीं है। तो ये उनको, लेकिन दूसरा जो ट्रीटमेंट है वो है प्रोफाइलैक्सिस, जिसको मैंने कहा था कि कोर्स की दवाई है। कोर्स की दवाई का ड्यूरेशन जो है ना 4 से 6 महीने का होता है। पहले विज़िट पे जब मरीज़ को हम दवाई देते हैं तो मैं तो बताता हूँ कि 4 से 6 महीने का कोर्स है, लेकिन मैं कहता हूँ कि 1 महीने बाद आपने आना है दोबारा, ताकि हम देखें कि ये जो दवाई हमने आपके लिए डिसाइड की है वो काम कर रही है कि नहीं कर रही। अगर वो कहता है डॉक्टर साहब मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं ठीक हूँ, बेहतर हूँ, तो फिर हम कहते हैं ठीक है, फिर ये दवाई आपको जो है ना इसी दवाई को हम कंटिन्यू करेंगे। फिर बजाय 1 महीने के हम कहते हैं 3 महीने बाद आ जाएँ, 4 महीने, इफ़ यू आर ओके। फ़ायदा क्या है कोर्स का? कोर्स का फ़ायदा ये है कि आपका वो हेडेक जो बहुत जल्दी जल्दी आपको बॉदर कर रहा था, एक तो वो सेटल हो जाता है। फिर जब कोर्स ख़त्म भी हो जाता है तो एक जनरली स्पीकिंग ज़्यादातर मरीज़ों में गैप आ जाता है। तो वो दर्द जो आपको महीने में 4, 5, 6, 7 दफ़ा तंग कर रहा था, हो सकता है कि 2-3 महीने में एक दफ़ा आ जाए या 2-3 साल में जो है एक दफ़ा आ जाए। तो एक गैप क्रिएट हो जाता है। तो ख़त्म हम नहीं कर सकते, लेकिन एटलीस्ट विद दिस स्ट्रैटेजी हम एक कंफर्ट क्रिएट कर सकते हैं पेशेंट्स के लिए। ये होम्योपैथी के पास लोग जाते हैं या एक्यूपंक्चर है और कपिंग जो करवाते हैं, हिजामा जैसे बोलते हैं, तो उन चीज़ों से फ़र्क पड़ता है या नहीं? देखिए, होम्योपैथी का मुझे नहीं पता, लेकिन जैसे जैसे हम लोग एलोपैथी के हैं, होम्योपैथी भी की एक जो है वो वे ऑफ ट्रीटमेंट है। डेफिनेटली उनके पास भी दवाइयाँ हैं, तो यस लोग खाते हैं और उनको फ़ायदा होता है, लेकिन क्योंकि मेरा शोबा नहीं है तो मैं उस पर ज़्यादा कमिट नहीं कर सकूँगा। हमें अपने बारे में तो पता है कि हस्बे ज़रूरत है या कोर्स की, उनके पास क्या है, वी हैव नो आइडिया। यस, जहाँ तक एक्यूपंक्चर का ताल्लुक है, चाइनीज़ वे ऑफ ट्रीटमेंट है, बहुत पुराना है। और अगर इसमें वो लोग जिनको माइग्रेन बहुत ज़्यादा तंग करता है, बाज़ औक़ात वो हमें बताए बगैर चले भी जाते हैं, यहाँ कहीं कहीं पर अवेलेबिलिटी है और वो शेयर करते हैं कि हमें उनसे फ़ायदा हुआ। लेकिन बात वही है कि क्योंकि हमें इतना ज़्यादा हमारे दीज आर नॉट द पार्ट ऑफ आवर एलोपैथी, तो हमें इतना ज़्यादा इसके बारे में इल्म नहीं है, इसलिए हम अमूमन रेकमेंड भी नहीं करते। बहुत ज़्यादा मरीज़ अगर कोई इंसिस्ट करता है डॉक्टर साहब बेहतर नहीं होता, तो हम ऑप्शंस देते हैं। फिर उस ऑप्शंस में एलोपैथी भी जो एक्यूपंक्चर भी आ जाता है, हिजामा भी आ जाता है। हिजामा के लिए तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है और टाइम टू टाइम करवाना चाहिए और इसका फ़ायदा होता भी है, लेकिन कितना फ़ायदा होता है वी डोंट हैव एनी डेटा। जब हमारे पास डेटा नहीं होता तो हमारा एलोपैथी तो साइंटिफिक ग्राउंड्स पे रन करता है, लेकिन यस कुछ लोग शेयर करते हैं कि फ़ायदा होता है, तो ठीक है। अच्छा, हर हेडेक माइग्रेन की तरह नॉर्मल या हल्का फुल्का होता है या फिर जो है वो किसी सीरियस कंडीशन की तरफ भी वो जो है वो एक आपको इंडिकेशन दे रहा होता है? आपने जो सवाल पूछा, मैं समझता हूँ ये सवाल हर शख्स को समझना चाहिए। हेडेक अगर किसी को होता है, इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि वो आम सा हेडेक है जिसको हम कहते हैं रेगुलर हेडेक, वो तो आम सा हेडेक है, पैनाडोल से सही हो जाता है, या वो माइग्रेन है या टेंशन टाइप हेडेक है। हेडेक सेकेंडरी हेडेक भी होते हैं, जैसे मैंने आपको कहा उसके पीछे ब्रेन ट्यूमर भी हो सकता है, दिमाग में कोई रसोली है, दिमाग में ब्लीडिंग हो गई, दिमाग के अंदर कोई पानी इकट्ठा होना शुरू हो गया, दिमाग के अंदर कोई इन्फेक्शन हो गया। टीबी हमारे यहाँ बहुत कॉमन है और बहुत आराम से बढ़ती है, तो लोग अमूमन उसको समझ नहीं पाते। तो यस, हेडेक को सीरियस लेना चाहिए अगर आपको बहुत ज़्यादा बॉदर कर रहा है, बजाय सिंपल आपको हेडेक शुरू हुआ, आपने पैनाडोल वगैरह दूसरी दवाएं ली, ठीक हो गया, ओके, लेकिन आप देख रहे हैं कि नहीं ये तो मसले मसाइल हो रहे हैं। इसीलिए हमारे पास न्यूरोलॉजी में हमने रेड फ्लैग्स रखे हैं, यानी हमारे पास ख़तरे की अलामत के तौर पर हमने कुछ रखे हैं। अगर आपको एक हेडेक ऐसा है जो कि रोज़ाना सुबह में होता है, तो सुबह वाला हेडेक अमूमन किया जाता है कि नॉट नेसेसरी, लेकिन अर्ली मॉर्निंग हेडेक को हम ब्रेन ट्यूमर या ब्रेन में कोई प्रेशर को कंसीडर करते हुए उसको इंपॉर्टेंस देते हैं। दूसरा रेड फ्लैग ये है कि आपका अगर सर में दर्द है और उसके साथ जिस्म का कोई एक हिस्सा या तो उसके साथ सुन्न हो रहा है या उसमें कमज़ोरी आ गई है, तो वो भी रेड फ्लैग के तौर पे। तीसरा ये है कि अगर हेडेक शुरू हुए हैं उसके साथ आपको फिट्स हो रहे हैं, मिर्गी के दौरे पड़ रहे हैं,
चाहे वो बड़े वाले दौरे हों या जिस्म की एक तरफ जिसमें फेस ट्विच करता है या हाथ कम करता है, वो भी एक रेड फ्लैग है। या आपको हेडेक अभी अभी शुरू हुआ है और उसके साथ आपको लगता है कि मुझे फीवर भी हो रहा है, बुखार भी आ रहा है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रेड फ्लैग्स हैं। चाहे उसमें बुखार हो, चाहे जिस्म का एक तरफ कमज़ोर हो रहा है, या उसके साथ मिर्गी के दौरे पड़ रहे हैं, या परसिस्टेंट हेडेक है, सेटल नहीं हो रहा, मुस्तकिल चले आ रहा है, तो इस चीज़ को जो है हमें रेड फ्लैग के तौर पर ख़तरनाक अलामत के तौर पे लेके फ़ौरन न्यूरोलॉजिस्ट से रब्ता करना चाहिए। अच्छा, हर किसी को जो है वो, एक आम बंदे को भी जो है वो एक लफ्ज़ आ गया माइग्रेन। हर कोई कहता है मुझे माइग्रेन है, माइग्रेन है, माइग्रेन है। तो क्या माइग्रेन इतना ज़्यादा कॉमन है या और भी कुछ है जो लोगों को होता है? अच्छा शुभ, इज़ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। आपकी बात बिल्कुल सही है। ज़्यादातर लोग यही कह रहे होते हैं कि माइग्रेन। मेरे पास जब कोई पेशेंट आता है, डॉक्टर साहब मुझे माइग्रेन है, मैं कहता हूँ मुझे माइग्रेन ना बताएं, आपकी तकलीफ़ बताएं, क्योंकि ज़रूरी तो नहीं है कि आपका सर का दर्द है तो माइग्रेन ही हो सकता है कुछ और हो। एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है, अगर हम कंपैरिजन करें तो हमारे पास जो प्राइमरी हेडेक है, जिसमें हम सेकेंडरी की बात नहीं करें, इसमें ट्यूमर और इन्फेक्शन आ रहे, प्राइमरी हेडेक क्योंकि ये ज़्यादा कॉमन होते हैं, इनमें दो हेडेक हैं। नंबर एक है टेंशन टाइप हेडेक और दूसरा है माइग्रेन। इंटरेस्टिंगली जब आप कम्युनिटी में जाते हैं, इंडिविजुअली जब पेशेंट्स को आप देखते हैं, उनसे बात करते हैं, तो आपको टेंशन टाइप हेडेक कॉमन आता है। तो अगर हम कहते हैं कि विच हेडेक इज़ मोस्ट कॉमन, तो हम कहते हैं द टेंशन टाइप हेडेक इज़ मोस्ट कॉमन। ओके, फिर सवाल आता है कि डॉक्टर साहब दवाइयों के पीछे और अस्पतालों के पीछे, डॉक्टरों के पीछे तो टेंशन टाइप वाले नहीं भागते, उसमें तो माइग्रेन होते हैं। तो यस, तो मैंने कहा कि टेंशन टाइप हेडेक आप डायग्नोस करते हैं जब आप कम्युनिटी में जाते हैं लोगों से इंडिविजुअली, क्योंकि उसके कुछ फीचर्स माइग्रेन से मिलते हैं। लेकिन हॉस्पिटल में जब हम आते हैं, जो हॉस्पिटल में जो पेशेंट्स आते हैं वो माइग्रेन वाले होते हैं। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि माइग्रेन को हम कहते हैं डिसेबलिंग हेडेक है। इसका मतलब है कि जब आपको माइग्रेन होगा, हम उन लोगों की बात करें जिनको शदीद माइग्रेन होता है, तो उसके साथ तो फिर उल्टी भी होगी, तो फिर कोई बात करेगा तो आपको गुस्सा भी आएगा, तो फिर रोशनी भी बुरी लगेगी। अगर आप कोई काम करते हैं ना फिजिकल एक्टिविटी, तो फिजिकल एक्टिविटी आपके माइग्रेन को, हेडेक को बढ़ा देती है। इसलिए हम माइग्रेन वाले हेडेक को कहते हैं कि भाई जब हेडेक हो ना, आप कमरे में जाएं, लाइट बंद करें और दरवाज़ा बंद करें और लेट जाएं। मैं कई मरीजों को कहता हूं कि जो माइग्रेन में जो नींद है ना, वो गोली का काम करती है। आप सो के उठें, आपके हेडेक सही होगा। तो माइग्रेन इसलिए हम हॉस्पिटल में ज़्यादा देखते हैं क्योंकि माइग्रेन डिसेबलिंग हेडेक है, लेकिन वो मोस्ट कॉमन नहीं है। मोस्ट कॉमन जो है वही है जो कि टेंशन टाइप हेडेक है। आजकल जो है वो स्कूल गोइंग बच्चे भी जो है वो सर के दर्द की शिकायत करते हैं, तो पेरेंट्स को जो है वो क्या देखना चाहिए, क्या अलामातें हैं जो वो मतलब देखें बच्चे में, तो फिर वो डॉक्टर से भी कंसल्ट करें? देखिए, माइग्रेन और टेंशन टाइप हेडेक, मैंने कहा ये प्राइमरी हेडेक्स हैं और कॉमन है। और टेंशन टाइप हेडेक अमूमन बड़ों को होता है, बच्चों में माइग्रेन कॉमन है। अगर पेरेंट्स के फैमिली के अंदर माइग्रेन चल रहा है और पेरेंट्स को लगता है कि बच्चों को भी उसी तरह की है, कभी कभी वो कंप्लेन करता है कि मुझे सर में दर्द होता है, और वही आउट ऑफ जो है ना ओवर द काउंटर उन्हें ब्रुफेन पैनाडोल पिला दी, उसको सेट हो जाता है, चल रहा है मामला, तो कोई इशू नहीं है। लेकिन रेड फ्लैग क्या है? रेड फ्लैग ये कि अक्सर पे अब देख रहा है बच्चा जो है ना, वो बहुत ज़्यादा कंप्लेन करता है मुझे हेडेक हो रहा है, वो डेली हेडेक हो रहे हैं, कांस्टेंट हो रहे हैं, वॉमिटिंग बॉदर कर रही है, तो फिर बहुत बेहतर होगा कि उसको दिखा दें, डायग्नोस करवाएं। क्योंकि बच्चों के अंदर ब्रेन में ट्यूमर्स होते हैं, हमारे पास टीबी कॉमन है, टीबीज़ वो हो रही हैं, और गर्दन तोड़ बुखार है। गर्दन तोड़ बुखार में तो एक तो ये होता है कि मरीज़ को जब गर्दन तोड़ बुखार, वो तो उठ के भागता है, क्योंकि उसमें मरीज़ को इतना हाई ग्रेड फीवर होता है और अचानक से होता है, सीवियर हेडेक है, वॉमिटिंग है। उसके लिए तो पेरेंट्स को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं, उन्होंने खुद ही अपना सेंस यूज़ करके उठाते हैं। इशू सिर्फ उसमें आता है कि जब वो समझ रहे होते हैं कि शायद ये हल्का फुल्का हेडेक है, जिसमें ना उसको फीवर होता है ना कोई और चीज़ें हैं, तो उसमें उनको एजुकेट करने की ज़रूरत है कि अगर इनको मुस्तकिल हो रहा है, बहुत जल्दी हो रहा है, बॉदर कर रहा है, तो बेहतर है कि उसको डायग्नोस करवा लें। बहुत मुमकिन है कि वो माइग्रेन ही हो, लेकिन बेहतर है न्यूरोलॉजिस्ट देख के उसको क्लियरेंस दे दे, ताकि ये कोई सीरियस इशू नहीं है। अच्छा, माइग्रेन वाले जो पेशेंट्स होते हैं उनको खाने पीने में कोई एहतियात करनी चाहिए या वो सब कुछ खा सकते हैं नॉर्मल बंदे की तरह? अच्छा, ये बड़ा अहम सवाल है और इसको मैं समझता हूँ कि समझ लेना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ पर कई दफ़ा ऐसा होता है कि कुछ डॉक्टर्स होते हैं, वो देखते हैं कि ये चीज़ें हैं खाने की, वो माइग्रेन को ट्रिगर करती हैं, तो वो मरीज़ को एक लिस्ट दे देते हैं कि आपने ये भी नहीं खाना, ये भी नहीं खाना, ये भी नहीं खाना। मेरा ये ख्याल है कि इसको समझने की ज़रूरत है। हर मरीज़ का अपना ट्रिगर होता है। जिस मरीज़ को सफ़र करने से अगर हेडेक होता है, ज़रूरी नहीं कि सबको होता। तो इसी तरह जिस मरीज़ को खाना खाने से होता है,
खाने में कोई स्पेसिफिक चीज़ उससे होता है, तो इसका मतलब हरगिज़ नहीं है कि सारी चीज़ों से होता है। तो जब हम बात करते हैं ना ट्रिगर मैनेजमेंट में, तो हम ये नहीं कहते कि देखें ये एक लिस्ट है जिसमें चॉकलेट्स भी आते हैं, जिसमें कुछ मरीज़ ने कहा डॉक्टर साहब चावल खाने से होता है, और जो डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं, स्पेशली पनीर, जो चीज़ वगैरह, वो करवाते हैं। तो आपको बजाय ये कि मरीज़ को कह दें कुछ भी नहीं खाना या ये चीज़ें नहीं खाना, बेहतर है कि आप उनको होमवर्क दे दें कि भाई आप जो है चेक करें कि किस चीज़ के खाने से आपको हेडेक होता है। जिस दिन आपको हेडेक हो उस दिन चेक करें कि आपने क्या चीज़ें खाई हैं, नोट करके रख लें। नेक्स्ट टाइम जब फिर दोबारा हेडेक हो फिर उसको नोट करें, फिर उसको लिस्ट को मैच करें। अगर 3-4 दफ़ा ऐसा होता है कि कोई ख़ास चीज़ है जो कि मैच हो रही है, तो इसका मतलब है कि प्रोबेबली, फिर भी यकीन से कुछ भी नहीं हो सकता, कि प्रोबेबली ये चीज़ ऐसी है जो कि आपके हेडेक को ट्रिगर कर रही है। तो उससे आप अवॉइड करके देखें, फिर इसी तरह ट्रिगर पॉइंट का जो है पता चलता है। अच्छा, एंड में आप क्या मैसेज देना चाहेंगे जिनको सर में दर्द होता है, या वैसे ही जर्नली के क्या अवेयरनेस होनी चाहिए अगर किसी को है, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। वैसे तो हमने सारी बातें डिस्कस कर ली हैं, लेकिन मैं एक पब्लिक के लिए एक जनरल मैसेज ये देना चाहूँगा, वो ये है कि जब भी कोई आपको मेडिकल प्रॉब्लम हो, तो बजाय ये कि आप मीडिया का सहारा लें, सोशल मीडिया पे चले जाएं, गूगलिंग करें, यूट्यूब देखें और वहाँ से अपनी बीमारी को डायग्नोस करें, बेहतर होगा कि आप उसी तकलीफ़ से मुतालिक जो भी डॉक्टर है ना, उससे कंसल्ट कर लें, और ताकि आपकी चीज़ें जो है ना क्लियर हो जाएं। क्योंकि हम अब आज हेडेक की बात कर रहे हैं, तो हेडेक के लिए ज़्यादातर जो कॉमन हेडेक यही होता है, माइग्रेन होता है और टेंशन टाइप हेडेक्स होते हैं, और ये आम से हेडेक है, इनका कोई नुकसान भी नहीं होता। लेकिन जब ये हेडेक आपको ज़्यादा तंग करने लगे, जैसे हमने अभी रेड फ्लैग की भी बात की कि अगर हेडेक के साथ आपको झटके आ रहे हैं, एक तरफ जिस्म का कमज़ोर हो गया है, फीवर हो रहा है, बहुत ज़्यादा आपको हेडेक तंग कर रहा है, तो बजाय ये कि आप सिर्फ दवाइयाँ लें, बेहतर होगा कि आप किसी न्यूरोलॉजिस्ट से रब्ता करें, उनको दिखाएं और क्लियर करवा दें। ऐसा ना हो कि देर हो जाए, क्योंकि होता ये है कि हमारे पास ऐसा हमने पेशेंट्स देखे हैं जो सेल्फ ट्रीटमेंट ले रहे थे, या सिंपल जनरल प्रैक्टिशनर जो हमारे पास होते हैं आपके आसपास, जो कि स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं होते, उनके पास जाते हैं, वो बेसिकली अलामात को ट्रीट करते हैं, तो उन्होंने पेन किलर्स दे दिए। लेकिन अगर खुदा न खास्ता आपके ब्रेन में कोई ट्यूमर है, कोई इन्फेक्शन है, जो कि इतने कॉमन है नहीं, डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बहरहाल पॉसिबिलिटी तो है ना, तो फिर बेहतर होगा कि जब आपको हेडेक बहुत ज़्यादा तंग करें, तो आप बजाय गूगल के पास चले जाएं, उससे पूछें कि हेडेक क्या है, बेहतर है कि डॉक्टर से आके पूछ लें। थैंक यू। चलें, थैंक यू सो मच, आप आए, आपने इतना सब कुछ हमें एक्सप्लेन करा, और यकीन है कि लोगों को जो है वो सीखने को मिलेगा। मुझे भी बहुत सीखने को मिला। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। बहुत शुक्रिया शुएब, और मेरा ख्याल में आपका पॉडकास्ट जो है ये लोगों के लिए अवेयरनेस अच्छी क्रिएट कर रहा है। मैंने आपकी कुछ जो सारी वीडियोस हैं उनमें से काफ़ी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी, और तो अवेयरनेस होनी चाहिए, क्योंकि बेसिकली ये अवेयरनेस ही होती है जो कि आपको सही मंजिल पे पहुंचाती है। तो थैंक यू सो मच, एंड बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का।